हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि अपना ही चैनल है यार। सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आपका बैंक में अकाउंट तो ज़रूर होगा, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में भी हो सकता है आपका, किसी प्राइवेट बैंक में भी और किसी कोऑपरेटिव बैंक में भी। कोऑपरेटिव बैंक में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं है और इतने फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन किसी नेशनलिस्ट बैंक में आपका अकाउंट ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट तो कोऑपरेटिव बैंक भी करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आजकल बैंकों पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ये सुनने को मिलता है कि कहीं हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है इस बैंक में, या कोई लेके भाग तो नहीं जाएगा। क्योंकि पहले भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक, याद होगा आपको, वो बंद हो गई थी, जिससे कि जो उसके डिपॉजिटर्स थे, जो खाता धारक थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और वो अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। और सेम अब आरबीआई ने तो ऐसा कर दिया है कि एक और बैंक का जो है वो ऑपरेशन ही बंद कर दिया है, उसका और लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो पुणे से काम करती है उसकी। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस था, बैंकिंग लाइसेंस था, वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। यानी कि अब रूपी कोऑपरेटिव बैंक एक बैंक ही की तरह से काम नहीं करेगी और वो बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि अब जब लाइसेंस उसका कैंसिल हो गया है, तो अब वो बैंक क्या करेगी और उसके जो डिपॉजिटर्स हैं, जो खाताधारक है, उनका क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात सबसे बड़ा सवाल यही आता है। और लेकिन इसके अलावा भी ये बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, आरबीआई क्यों करता है, और यहाँ पर जो रूपी कोऑपरेटिव बैंक के मामले में जो हुआ है, ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उसमें आरबीआई ने कौन कौन से रीज़न दिए हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ पुणेज रूपी कोऑपरेटिव बैंक, लाख्स ऑफ डिपॉजिटर्स इन जेओपार्डाई। यानी कि यहाँ पर जो लाखों जो डिपॉजिटर्स हैं, जो खाता धारक है, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर परेशानी में आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 11 अगस्त का। और इसी के साथ आउटलुक में भी, आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ रूपी कोऑपरेटिव बैंक, द ऑर्डर विल बिकम इफेक्टिव आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम टुडे, द बैंक विल सीज टू वर्क विद इफेक्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 22, 2022। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी मीडिया हाउस ने इस चीज़ को कवर किया है कि यहाँ पर इसका जो लाइसेंस है रूपी कोऑपरेटिव बैंक का, वो कैंसिल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये है वो रूपी कोऑपरेटिव बैंक, शिवाजी नगर ब्रांच है ये, लाइसेंस कैंसिल होने से पहले का। और ये है शिवाजी नगर ब्रांच, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद। कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी एक महिला जा रही है ब्रांच के अंदर, और बाहर बिल्कुल शांत सन्नाटा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइसेंस है बैंक का, वो कैंसिल हो गया, और इसकी वजह से जो खाता धारक है वो यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी में आ गए हैं। तो बात करते हैं आखिर ये मामला क्या है। तो वेडनेसडे के दिन आरबीआई ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो पुणे से काम करती है, उसका बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। बैंक लाइसेंस तो 8 अगस्त को कैंसिल किया गया है, लेकिन ये 6 हफ्तों के बाद इफेक्ट में आएगा, और ये डेट होगी 22 सितंबर। यानी कि 22 सितंबर के बाद रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। वो कोई भी बैंक के किसी भी तरह का ऑपरेशंस नहीं कर सकती है, और सभी बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इस बैंक को ख़त्म करने के लिए और लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमिश्नर ने भी लिक्विडेटर को अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की है, ताकि जल्द से जल्द बैंक के असेट्स को वैल्यूएशन की जा सके, और उसका जो भी अमाउंट निकलेगा उसको जो है उसकी बैंकरप्सी में जो भी इसके लेनदार होंगे उसको दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस बैंक को रिवाइव क्यों नहीं किया गया, क्या वजह थी जो इसको रिवाइव नहीं किया गया। हालांकि देखा जाए तो रूपी बैंक को काफ़ी बार रिवाइव करने की कोशिश की गई थी। बैंक के मैनेजमेंट ने कई बार प्रपोजल रखे ताकि बैंक सर्वाइव कर पाए। हालांकि देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रूपी बैंक के साथ मर्जर यानी कि विलय करना चाहता था, लेकिन इसे आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया, जिससे ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में विलय नहीं कर पाया। इसके अलावा रूपी बैंक को विलय करने के बाद सारस्वत बैंक और कुछ राष्ट्रीय बैंक के साथ भी चली थी, लेकिन आरबीआई ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी, और ये बैंक ऐसे ही रुक गया, और अब इसका बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल हो गया। लेकिन सवाल ये आता है कि बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है और बैंक शब्द का इस्तेमाल कौन कर सकता है। तो भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और उन्हें बैंक का काम करना है, जैसे कि डिपॉजिट करना और लोन देना और दूसरे बैंकिंग ऑपरेशंस करने के लिए एक बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और ये लाइसेंस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो देता है। अब देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, तो आरबीआई ही कमर्शियल बैंकों को लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ज़रिए देता है। लेकिन लाइसेंस लेना
कोई आसान काम नहीं है। बैंक का लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको फिल करना पड़ता है। जैसे कि कुछ पैरामीटर जैसे कि CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये वो पैरामीटर होता है जिससे ये देखा जाता है कि क्या बैंक के पास इतना कैपिटल है जिससे वो अपने बैंक के बिज़नेस में जो रिस्क रहता है उसको उठा सके। और इसके अलावा LDR यानी कि लोन टू डिपॉज़िट रेशो भी देखा जाता है। LDR का मतलब है कि उसके टोटल लोन और टोटल डिपॉज़िट में कितना डिफरेंस है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि क्या RBI को लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। सारी चीज़ें ओके होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। और अगर देखा जाए तो अगर किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक का लाइसेंस मिला है तो सिर्फ वही बैंक का नाम का इस्तेमाल कर पाएगा, यानी कि वो अपने नाम में बैंक लगा सकता है, वरना कोई दूसरी नहीं। अगर कोई NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो बैंक का नाम का इस्तेमाल वो भी नहीं कर सकती है। और अगर RBI किसी को बैंक का लाइसेंस जारी करता है तो RBI के पास ये अधिकार भी होता है कि वो गड़बड़ी करने वाले और रिक्वायरमेंट को पूरा ना करने वाले बैंक का लाइसेंस कैंसिल भी कर दे। और अगर RBI को लगता है कि किसी बैंक का बैड डेट बढ़ गया है यानी कि वो NPA बन गया है तो RBI को लगता है कि वो पर्टिकुलर बैंक अपने एसेट से डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं पे कर पाएगा, तो तब RBI लाइसेंस कैंसिल कर देता है। लेकिन सवाल ये आता है कि RBI ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया। तो देखिए, RBI हर साल हर बैंक का ऑडिट करता है और ये देखता है कि किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर किसी बैंक का बैड डेट यानी कि NPA बढ़ रहा है या कुछ और गड़बड़ी पाई जाती है, मिसमैनेजमेंट होती है, तो RBI यहाँ पर एक्शन लेती है। और रूपी बैंक के मामले भी RBI ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेस रिलीज़ में कुछ रीज़न दिए जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रूपी बैंक के पास इतना कैपिटल ही नहीं है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। कैपिटल यानी कि पैसा, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए और अपना प्रॉफिट कमा पाए उस बैंक के पैसों से। यानी कि बैंक के फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब है, बैलेंस शीट बिल्कुल नील हुई पड़ी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, रूपी बैंक सेक्शन 22(3) को कंप्लाई नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो लोन टू डिपॉजिट रेशो को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो अपनी कैपिटल को भी एडुकेट क्वांटिटी में नहीं फ्लो कर पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर RBI को लगा कि यहाँ पर तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और तीसरा पॉइंट है, RBI ने ये भी कहा है कि अगर बैंक कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि ये वाली बैंक रूपी बैंक अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो ये चीज़ बैंक के कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगी, यानी कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर, यानी कि जो खाता धारक है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी अगर ये बैंक इसी तरह से चलती रही तो, क्योंकि इसको बार बार नुकसान होगा। और जब नुकसान किसी चीज़ में बैंक को होता है तो इसकी भरपाई वो कस्टमर से ही करती है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो कस्टमर्स का ही है ना, उसमें किसी और का तो नहीं है। बैंक का खुद का पैसा नहीं होता है, वो सारा पैसा कस्टमर्स का होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि बैंक की सभी फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट को देखते हुए ये पता चला रहा था कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स को भी पे नहीं कर पाएगी, यानी कि जिन लोगों ने रूपी बैंक में अपना खाता खोल रखा है उन्होंने अपनी सेविंग को जमा कर रखा है, तो बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खाता धारकों को पैसा रिटर्न कर पाए, यानी कि जिसे पैसा जमा किया है उसको रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि रूपी बैंक को और आगे चलाना जनता के हित में नहीं होगा, इससे पब्लिक में नेगेटिव सेंटिमेंट जाएगा। इस वजह से भी यहाँ पर इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो RBI ने पहले भी रूपी बैंक को काफ़ी नोटिस भेजे हैं और पहला नोटिस 2013 में दिया गया था। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बदलाव किए गए और कई लोगों के खिलाफ चार्जेस भी लगाए गए फ्रॉड के, लेकिन बैंक की पतली हालत को देखते हुए फाइनली RBI ने रूपी बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। और अब आखिरी सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में जमा कर रखी थी तो क्या उसका क्या होगा, क्या ये पैसा कस्टमर्स को मिलेगा या नहीं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में होगी ना वे वही लोग होंगे जो पैसा डिपॉजिट करेंगे, वे अपनी मेहनत की कमाई को वहाँ पर रखेंगे, तो उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, हमारे देश में बैंक के कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम चलती है जिसका नाम है DICGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसके तहत अगर कोई बैंक डूब जाती है तो बैंक के डिपॉजिटर्स को यानी कि खाता धारक को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि ग्राहक 5 लाख रुपए तो ज़रूर पाएंगे, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, FD में हो या करंट अकाउंट में हो, सबकी लिमिट 5 लाख है। और ऐसा RBI ने भी कहा है कि 5 लाख तो डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि अगर किसी के पास 3 लाख या 4 लाख रुपए हैं तो वो बैंक से आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट 5 लाख तक की है। लेकिन जिनका पैसा 5 लाख से ज़्यादा है तो उनको 5 लाख तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर की रकम
नहीं। मान लीजिए यहाँ पर किसी का 7 लाख रुपए जमा है तो DICGC की लिमिट 5 लाख है, तो उसको सिर्फ 5 लाख ही रुपए मिलेंगे और 2 लाख उसको नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से यदि किसी के 10 लाख रुपए जमा है तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी के 5 लाख नहीं मिलेंगे। बाकी के पैसे तब मिलेंगे जब बैंक की लिक्विडेशन पूरी हो जाएगी और बैंक के एसेट्स बेचने के बाद जितना पैसा मिलेगा उसके हिसाब से अनुपात में बढ़ जाएंगे, यानी कि उसमें भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर देखा जाए तो RBI के हिसाब से जो रूबी बैंक के जो 99% कस्टमर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर पैसा जमा कर रखा था, तो उनको तो अपने पूरे पैसे मिल ही जाएंगे, क्योंकि जो 99% कस्टमर्स हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी गाड़ी कमाई वहाँ पर जमा करते हैं। तो उनके पास इतना पैसा तो नहीं होता है जो 5 लाख से ज़्यादा हो जाए। तो 99% जो वहाँ के कस्टमर्स हैं रूबी बैंक के, उनको अपना पूरा पैसा मिल जाएगा। जो उसका पे भी कर दिया है DICGC ने, 700 करोड़ रुपए तो पे कर दिए हैं और बाकी के जो है वो आने वाले टाइम में पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जिनके पैसे 5 लाख रुपए से ज़्यादा थे वो लोग हो रहे हैं 4600 लोग, जिनके टोटल 340 करोड़ रुपए उस बैंक में फंसे हुए हैं। यानी कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, 4600 लोगों को, जिनका टोटल कितना पैसा है 340 करोड़ रुपए। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।